हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि बिहार एससीईआरटी की जो बुक्स हैं उनकी सीरीज चल रही है और ये हमारा सेवन्थ क्लास की जो भूगोल की किताब है उसमें ये हमारी तीसरी वीडियो है। ठीक है, सेवन्थ क्लास की सिर्फ मैं बता रहा हूँ, तीसरी वीडियो है और इससे पहले 8 चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम लोग 9वां, 10वां, 11वां, 12वां और 13वां, ठीक है, 5 चैप्टर एक साथ कंप्लीट करेंगे, जिससे कि आपका जो कोर्स है वो समय से पहले मतलब कंप्लीट हो जाए। मतलब अगर आपको 20-25 दिन एक्स्ट्रा मिल जाए पेपर से पहले तो वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आज के जो चैप्टर हैं, 9th चैप्टर जो हमारा है वो थार प्रदेश मतलब राजस्थान से संबंधित है। उसके बाद आपका अगला जो चैप्टर है 10वां वो है बिहार से संबंधित, उसके बाद वाला केरल से संबंधित, उसके बाद जलवायु और मौसम से संबंधित है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो के लास्ट में आप लोग रिस्पॉन्स जरूर दिया करिए। ये हमारा इस वीडियो के साथ हमारा 7th क्लास की भी बुक कंप्लीट हो जाएगी ज्योग्राफी की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब देखिए ये थार की बात कर रहे हैं। अपने देश के पश्चिमी भाग में थार का रेगिस्तान है। थार राजस्थान और गुजरात में पड़ता है। मेनली अगर ऑप्शन में एक दिया गया होता है तो राजस्थान ही इसको माना जाता है। ठीक है, फिर है इस इलाके में औसत वर्षा साल भर में मात्र 25 सेंटीमीटर ही होती है। ठीक, औसत वर्षा कितनी होती है? मात्र 25 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं। अब देखिए ये थार मरुस्थल की स्थिति, ये देखिए आप लोग भारत के नक्शे पे, ये राजस्थान का क्षेत्र है, राजस्थान और थोड़ा बहुत गुजरात का। ठीक है, आगे देखते हैं। कम वर्षा और बालू के कारण यहाँ कटीली झाड़ियाँ, कीकर, बबूल, खजूर, खेजड़ी के बारे में आपने काफ़ी सुना होगा, ज्वारपाठा, नागफनी जैसी वनस्पतियाँ होती हैं, क्योंकि यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है इसलिए। ठीक, आगे देखते हैं। हाँ, यहाँ पे लिखा, हाँ यहाँ धरती में बालू युक्त मिट्टी पाई जाती है, जिसे स्थानीय भाषा में रेतीली मिट्टी कहा जाता है। बालू के टिब्बे यहाँ खूब मिलते हैं। यहाँ के लोग बाजरा, जौ, जई जैसे मोटे अनाजों की खेती करते हैं। ठीक है, जहाँ सिंचाई की सुविधा है वहाँ गेहूँ, दलहन, मक्का एवं सब्जियों की खेती करते हैं। बाजरे की रोटी इनका मुख्य भोजन होता है और ऊँट इनके यातायात एवं परिवहन का मुख्य साधन है। यहाँ के लोग भेड़ पालते हैं। कटीली झाड़ियों में से ऊँटों, भेड़ों, बकरियों को भोजन मिल जाता है और बदले में ये दूध, मांस, चमड़ा देते हैं। यहाँ के लोग ऊँटनी के दूध का उपयोग करते हैं। ठीक, राजस्थान के जो लोग हैं वो ऊँटनी के दूध का प्रयोग करते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। रेतीले मैदानों में दूर दूर तक कहीं कहीं पानी के बावड़ी या कुएं मिलते हैं जो बहुत गहरे होते हैं। यहाँ पर कुछ हरियाली भी मिलती है। ऐसी जगह को नखलिस्तान या मरुद्यान कहते हैं। ठीक है, मतलब रेतीले मैदानों में भी कहीं पर क्या बावड़ी या कुएं मिल जाते हैं जो बहुत गहरे होते हैं। ठीक, और यहाँ पर कुछ हरियाली भी मिलती है। ऐसी जगह को क्या कहते हैं? नखलिस्तान या मरुद्यान। ठीक, थार प्रदेश में देखिए क्या क्या पाया जाता है। थार प्रदेश में जिप्सम, संगमरमर, चींटादार इमारती पत्थर, लिग्नाइट, तांबा, अभ्रक, नमक इत्यादि मिलता है। ठीक है, पानी की कमी को दूर करने के लिए सतलज नदी पर बांध बनाकर इंदिरा गांधी नहर, जिसे राजस्थान नहर भी कहा जाता है, तो इंदिरा गांधी नहर या फिर राजस्थान नहर किस नदी पे है? सतलज नदी पर। एक क्वेश्चन सीधा सीधा यहाँ से बन रहा है। ठीक, फिर है इंदिरा गांधी और भाखड़ा नांगल बांध से निकाली गई नहरों से ही, तो भाखड़ा नांगल भी आपका राजस्थान में। ठीक, आगे देखते हैं। तो ये वाला चैप्टर देखिए कंप्लीट हो गया। जितने क्वेश्चन बन सकते सिर्फ उतना देखा। अब 10वां चैप्टर बिहार से संबंधित है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें देखिए मानव पर्यावरण अंतःक्रिया, अपना प्रदेश बिहार। ठीक है, बिहार का ये नक्शा दिया गया है। अब आगे देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा गला पड़ा हुआ है तो प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने जानबूझ के ऐसे भी रिकॉर्ड इसलिए कर रहा हूँ जिससे आपका समय पे कंप्लीट हो सके। अब देखिए बिहार के पूरब में पश्चिम बंगाल, पूरब में क्या है? पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, उत्तर में नेपाल और दक्षिण में झारखंड है। अब जैसे ये देखिए, ये जैसे नक्शा है। ठीक है, ये जो नक्शा है इसमें उत्तर में क्या है? यहाँ पर नेपाल है। ठीक, नेपाल, ठीक, नेपाल है ऊपर। ठीक, ऊपर साइड में क्या है? रुक जाइए, कलर चेंज कर लेते हैं जिससे दिखाई भी दे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे है नेपाल ऊपर साइड में। ठीक, फिर है, अब देखिए उत्तर में ये हो गया, दक्षिण में आपका झारखंड है नीचे साइड में। ठीक, झारखंड नीचे है। ठीक, फिर पूर्व में आपका क्या है? पश्चिम बंगाल, पूर्व में है पश्चिम बंगाल। ठीक, और पश्चिम में आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। बिहार राज्य मध्य गंगा के मैदान में स्थित है, जिसके उत्तर में नेपाल हिमालय और दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार है। नेपाल का हिमालय और दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार है। इस प्रदेश के मैदान में गंगा पश्चिम से पूरब की ओर बहती है। तो बिहार में क्या गंगा किधर से किधर बहती है? पश्चिम से पूरब की ओर बहती है, जिसमें उत्तर से गंडक, बूढ़ी गंडक,
कोसी, महानंदा तथा दक्षिण से पुनपुन, सोन, फल्गु आदि नदियां आकर मिलती हैं। तो ये भी क्वेश्चन सीधा सीधा बन सकता है कि पूरब से पश्चिम कौन बहती है? गंगा। जिसमें कौन कौन सी नदी मिलती हैं? उत्तर से गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा, ये उत्तर से मिलती हैं। फिर दक्षिण से कौन मिलती है? पुनपुन, सोन और फल्गु नदियाँ। ठीक। यहाँ वर्षा बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है, जो लगभग 100 से 150 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा करती है। ठीक है। जो बिहार में जो मानसून आता है वो कहाँ से आता है? बंगाल की खाड़ी से। ठीक। आगे देखते हैं। बिहार प्रदेश की समस्त भूमि का लगभग 75% भाग कृषि योग्य है। 75% जो भूमि है बिहार में वो कृषि योग्य है, 12% भाग है वही सिर्फ बंजर है। ठीक। यहाँ धान यहाँ की प्रमुख फसल है। ठीक है। इसके अलावा गेहूं, मकई, दलहन, तिलहन, गन्ना, जूट, मसाले आदि भी उपजाए जाते हैं, लेकिन धान याद रखिए क्योंकि प्रमुख फसल है। उत्तर बिहार के कुछ जिलों में तंबाकू, केले, चीनी, पान की खेती भी खूब होती है। भागलपुर में सिल्क, देखिए कहाँ कहाँ की चीज़ क्या क्या प्रसिद्ध है जहाँ ज़्यादा उगाया जाता है। ठीक है। अब देखिए भागलपुर में सिल्क प्रसिद्ध है, पूर्णिया में जूट, गया में सूत वस्त्र एवं पूर्वी चंपारण में बर्तन बनाने के कुटीर उद्योग प्रमुखता से हैं। आगे है मुंगेर में सिगरेट का कारखाना, बरौनी में तेल शोधक कारखाना एवं खाद कारखाना में भी लोग काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कौन सी चीज़ कहाँ है। मुजफ्फरनगर एवं मोकामा में रेलवे वैगन प्लांट, ठीक, हाँ वैगन प्लांट, रेलवे वैगन प्लांट है। तो जमालपुर में रेलवे की कार्यशाला स्थापित है। जमालपुर में क्या है? रेलवे की कार्यशाला। आगे है दक्षिण बिहार के कुछ जिले में ही टीन और अभ्रक की खाने कहाँ? दक्षिण बिहार के कुछ जिलों में। तैमूर की पहाड़ियों में चूना पत्थर, बालू पत्थर और पाइराइट्स भी मिलते हैं। अब यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। 22 मार्च 1912 में बिहार राज्य की स्थापना हुई थी। इसी दिन बिहार दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो बिहार दिवस किस दिन मनाया जाता है? 22 मार्च को। और कब बिहार की स्थापना हुई थी? 22 मार्च 1912 में। राज्य की जो राजधानी है पटना के अतिरिक्त गया जिला भी वायु मार्ग से जुड़ा है। मतलब गया जो है वहाँ भी एयरपोर्ट है। ठीक है। आगे देखते हैं। बिहार में मनाया जाने वाला छठ पर्व पूरे प्रदेश में श्रद्धा और उल्लास से मनाया जाता है। सबसे ज़्यादा प्रमुख क्या है? छठ पूजा। काफ़ी नाम सुना होगा आप लोगों ने। हमारे यहाँ सिखों के गुरु गोविंद सिंह जी का भी जन्म हुआ। हमारे यहाँ सिखों के गुरु गोविंद सिंह जी का भी जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना में। ठीक। बिहार की मधुबनी पेंटिंग अब तो पूरे विश्व के लोगों को पसंद आ रही है। मिथिला से उभरी पेंटिंग की कला। उभरी पेंटिंग कहाँ की है? मिथिला, बिहार की। ठीक है। रंगों और प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरीके से हमारा ये बिहार वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उम्मीद करते हैं आप लोग नोट करते हुए चलेंगे। अब 11वां चैप्टर देख लेते हैं। अब देखिए ये चैप्टर जो है मानव पर्यावरण अंतःक्रिया तटीय प्रदेश केरल से संबंधित है। ठीक है। अब केरल की जो भाषा है वो क्या है? मलयालम, ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं। ये देखिए केरल में चिकित्सा की एक पद्धति जो आयुर्वेद मसाज पर आधारित है काफ़ी प्रचलित हो रही है। ठीक। मसाज पर आधारित। ठीक। साइलेंट वैली पश्चिमी घाट में अवस्थित है। यह स्थान जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है। यूएनओ ने इसकी विशिष्टता को विश्व स्तरीय बताया है। साइलेंट वैली पश्चिमी घाट पर अवस्थित है। ठीक है। ये याद रखिएगा। इसके पूर्व में लिखा है इसके पूर्व दिशा में पश्चिमी घाट की नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियां हैं केरल के पूर्व दिशा में। ठीक। और पश्चिम दिशा में क्या है? अरब सागर। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। केरल को गॉड्स ओन कंट्री भी कहा जाता है। ठीक। केरल को गॉड्स ओन कंट्री भी कहा जाता है। ठीक। अब देखिए केरल प्रदेश का 1/4 भाग वनों से आच्छादित है। ऊंचे तापमान और अधिक वर्षा के कारण यहाँ सघन सदाबहार वन पाए जाते हैं। सघन सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं आपके केरल में। और विरल जो वन पाए जाते हैं वो आपके बिहार में पाए जाते हैं। ठीक। सागवान, चंदन, सुपारी, नारियल, रबड़, बांस के वृक्ष मुख्य रूप से पाए जाते हैं। यहाँ मुख्य रूप से चावल, नारियल काली मिर्च, कहवा, काजू, इलायची, रबड़, चाय, सुपारी व गरम मसाले आदि उपजाए जाते हैं। यहाँ जो किस धर्म के लोग रहते हैं? हिंदू, ईसाई और इस्लाम के। यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है। कथकली यहाँ विश्व प्रसिद्ध नृत्य नाटिका है। कथकली कहाँ है? केरल का। और कथक है यूपी का। ठीक। कथकली केरल का। मोहिनीअट्टम यहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है। ठीक। मोहिनीअट्टम भी कहाँ का है? केरल का। मार्शल आर्ट के रूप में कलारी पयट्ट शैली है। मार्शल आर्ट के रूप में केरल में क्या है? कलारी पयट्ट शैली। मलखंब यहाँ का प्रसिद्ध खेल है। मलखंब यहाँ का प्रसिद्ध खेल है। सबरीमाला जो मंदिर है काफ़ी चर्चा में थोड़े दिन पहले रहा है, कुछ सालों पहले। सबरीमाला मंदिर कहाँ है? ये भी आपका केरल में ही पड़ता है। केरल प्रदेश के तटीय भागों में
जिरकन, थोरियम, यूरेनियम पाया जाता है, जबकि पूर्वी भागों में चीनी मिट्टी, चूना और ग्रेफाइट पाई जाती है। ये चीज़ आप नोट करते हुए चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम में सूती कपड़े, नारियल का तेल, साबुन, साइकिल ट्यूब, कांच आदि के कारखाने हैं। और पुन्नालूर में कागज तथा अलवाय में क्या है? अल्मुनियम बनाने के कारखाने। आगे देखते हैं। यहाँ रेल, सड़क, वायु मार्ग के अतिरिक्त नदी मार्ग से भी अधिक परिवहन होता है। मतलब नदीयान मतलब जहाज़ों से ज़्यादा परिवहन होता है, या फिर नौका से। ठीक है, यहाँ नौका और मोटर नौका, स्टीमर का उपयोग अधिकाधिक होता है। यहाँ कश्मीर की भांति हाउस बोट भी मिलते हैं। ठीक, यहाँ का देखिए, जो यहाँ चावल, इडली, डोसा, सांभर, पुट्ट, उत्पम, अवियल, उपमा, अटपम एवं नारियल से बनी खाद्य सामग्री, मछली एवं समुद्री उत्पाद प्रचलित हैं। यहाँ केले के पत्ते पर भोजन परोसा जाता है। केले के पत्ते पर भोजन कहाँ परोसा जाता है? तो ये परोसा जाता है केरल में। ठीक, तो इस तरीके से हमारा ये 11वां चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। अब 12वां देख लेते हैं। ये है 12वां चैप्टर है मौसम और जलवायु। ठीक, इसमें भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको देख लेते हैं। किसी निश्चित स्थान पर निश्चित समय में वायुमंडल की तात्कालिक दशा क्या कहलाती है? मौसम। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जलवायु, किसी स्थान में लंबे समय तक रहने वाली मौसम की औसत दशा को जलवायु कहा जाता है। अब देखिए जलवायु को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक हैं, जिसके मुख्य कारक कौन कौन से हैं? बस खाली हेडिंग देख लीजिए। अक्षांशीय स्थिति, समुद्र तल से दूरी, पर्वतों की दिशा व अवरोध, समुद्री धाराओं की दिशा, पवन की दिशा, समुद्र तल से ऊंचाई और तापमान। ये 7 मुख्य कारक हैं। आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा है वायु दाब को मिलीबार प्रति वर्ग सेंटीमीटर में मापते हैं। किसमें? मिलीबार में। ठीक, इकाई इसकी है। अब देखिए वायु की ऊर्ध्वाधर गति को वायु धाराएं कहा जाता है, एयर करंट कहा जाता है। ठीक है, ऊर्ध्वाधर गति जो होती है उसको एयर करंट कहा जाता है। उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होने वाली वायु की गति को पवन कहते हैं। उच्च दाब से जो निम्न दाब की तरफ बहती है उसे पवन कहते हैं। आगे देखते हैं। विश्व की प्रमुख मुख्य स्थानीय पवनें, लू है, विशाल मैदान भारत में है, चिनूक दक्षिण कनाडा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर लिख लीजिए। विली पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, टॉर्नेडो एवं डस्किन अटलांटिक महासागरीय क्षेत्र। ठीक है, और टाइफून जो है पूर्वी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र, काल वैशाखी बंगाल की खाड़ी भारत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको प्लीज़ आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखते हैं। पवन मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं, स्थानीय पवन, मौसमी पवन और स्थानीय पवन। एक स्थायी पवन, फिर मौसमी पवन, फिर स्थानीय पवन। सबसे पहली है स्थायी पवनें। इसमें देखिए ये हम पवनें जो हमेशा जो हमेशा एक निश्चित दिशा में चलती हैं। ये पवनें पृथ्वी की घूर्णन, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं। ये पवनें पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण उत्पन्न होती। घूर्णन गति, पृथ्वी की जो घूर्णन गति है अपने अक्ष पर, उसके ये अधिक दाब पेटियों से कम दाब वाली पेटियों की ओर चलती हैं। पछुआ तथा पूर्वी पवनें स्थायी पवनें। ठीक है, तो स्थायी पवनों के उदाहरण क्या है? पछुआ और पूर्वी पवनें। फिर है मौसमी पवनें। इन पवनों की दिशा मौसम अथवा ऋतु के अनुसार बदलती रहती है, अर्थात जब पवनों की दिशा विभिन्न ऋतुओं में बदलती रहे तो इन्हें मौसमी पवनें कहते हैं। जैसे मानसूनी पवनें, चक्रवात, प्रतिचक्रवात, ये सभी क्या है? मौसमी पवनें। फिर है स्थानीय पवनें। वर्ष के किसी विशेष समय और विशेष भूखंड या स्थानों पर चलने वाली हवाएं स्थानीय पवन कहलाती हैं। जैसे हमारे यहाँ बिहार, उत्तर भारत के मैदानी भाग में मई जून में चलने वाली गर्म हवा लू के नाम से जानी जाती है, तो स्थानीय पवनें लू है। जैसे लू उदाहरण है इसका स्थानीय पवन का। ठीक, अब देखिए स्थलीय समीर, ये भी देख लीजिए। स्थलीय समीर या समुद्री समीर किसे कहा जाता है? जब हवा स्थल से समुद्र की ओर बह चलती है तो स्थलीय समीर कहते हैं। ये सदा रात में चलती हैं। जब हवा समुद्र से स्थल की ओर चलती है तो इसे समुद्री समीर कहते हैं। ठीक है, ये सदा दिन में चलती हैं। दिन में क्या? समुद्री समीर चलती हैं और रात में स्थलीय समीर चलती हैं। ठीक, अब देखिए चक्रवात किसे कहते हैं। देखिए ये तूफानी हवाओं के अति शक्तिशाली भवन के समान होते हैं। इनके केंद्र में एक कम दबाव का क्षेत्र होता है जिसे चक्रवात की आंख कहा जाता है, जो बीचों बीच में होता है। ठीक है, इसके चारों ओर क्रमशः बढ़ते हुए दबाव क्षेत्र होते हैं, जिससे हवाएं तेजी से घूमते हुए केंद्र की ओर बढ़ती हैं। इस प्रकार एक घूमती हवा का भंवर सा उत्पन्न होता है। इन हवाओं की गति कभी कभी 100 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होती है। ठीक, बहुत से चक्रवातों को विभिन्न देशों में विभिन्न नामों से जाना जाता है। अब देखिए कैसे। काल वैशाखी, लैला, हरिकेन, कैटरीना, रीटा, टाइफून इत्यादि। भारत में 2010 में काल वैशाखी और लैला नामक 2 चक्रवात आए थे। काल वैशाखी और लैला कब आए थे? 2010 में भारत में।
ठीक, आगे है। अब प्रतिचक्रवात भी देख लेते हैं यहाँ पर। चक्रवात के विपरीत जब उच्च दाब केंद्र में और निम्न दाब चारों ओर होता है, उल्टा कर दिया बिल्कुल, ठीक है, तो हवाएं केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं, इसे प्रतिचक्रवात कहते हैं, जिसके फलस्वरूप मौसम साफ होता है, परंतु हवाएं धीमी गति से चलती हैं, उत्तरी गोलार्ध में या घड़ी की सुई की दिशा में तथा दक्षिणी गोलार्ध में उसकी विपरीत दिशा में चलती हैं। ठीक है, आगे है। जल वाष्प के जल रूप में बदलने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। वह तापमान जिस पर जल वाष्प का संघनन प्रारंभ होता है उसे क्या कहते हैं? ओसांक या ओस बिंदु कहते हैं। आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर बादलों से पृथ्वी पर गिरने वाली पानी की बूंदें जो वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प के संघनन द्वारा बनती हैं क्या कहलाती हैं? वर्षा। वर्षा क्या कहलाती है अगर पूछा जाए? बादलों से पृथ्वी पर गिरने वाली पानी की बूंदें जो वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प के संघनन द्वारा बनती हैं। अब कहते हो इससे क्वेश्चन कैसे बन सकता है? किसी चीज़ की भी परिभाषा 4 ऑप्शन दे दिया जाए कि वर्षा किसे कहते हैं, 4 ऑप्शन लिख दिए जाएंगे, पूछ दिया जाएगा। ठीक, वर्षा प्रकृति के आधार पर 3 तरह की होती है। वर्षा कितने प्रकार की होती है? 3 तरह की। पहली होती है संवहनिक वर्षा। ये क्या होती है? विषुवत रेखीय क्षेत्रों में गर्मी अधिक पड़ती है, इस कारण गर्म भूतल के संपर्क से गर्म होने वाली हवा हल्की होकर ऊपर उठ जाती है। ऊपर उठती हवा धीरे धीरे ठंडी हो जाती है, फलतः संघनन की क्रिया शुरू हो जाती है और शीघ्र ही वर्षा होने लगती है। यह वर्षा दोपहर बाद ठीक विषुवत रेखीय प्रदेशों में प्रायः होती है। फिर पर्वतीय वर्षा। बच्चों आपने पहाड़ देखे, पहाड़ों पर वर्षा भी होती है जब उष्ण तथा आर्द्र पवनों के मार्ग में कोई पर्वत या ऊंची पहाड़ी अवरोध के रूप में आ जाती है, तो ये पवनें उसके ढाल के सहारे ऊपर उठने को मजबूर हो जाती हैं। ऊंचाई के कारण हवाएं ठंडी होने लगती है, जिससे संघनन की प्रक्रिया आरंभ होती है और यह जल वाष्प संघनित होकर वर्षा के रूप में गिरने लगता है। इसे पर्वतीय कृत या पर्वतीय वर्षा कहते हैं। अब देखिए चक्रवातीय वर्षा। निम्न दाब के क्षेत्र को भरने के लिए विभिन्न दिशाओं से अनेक पवनें आती हैं। खाली जगह को भरने के लिए इनमें से होड़ हो जाती है और इनके कारण ये ऊपर उठने को मजबूर हो जाते हैं। ऊपर उठने के कारण इनका तापमान कम हो जाता है, जिनसे इसमें मौजूद आर्द्रता संघनित होकर वर्षा के रूप में पृथ्वी पर बरसती है। यह वर्षा उष्ण कटिबंधीय में होती है। ठीक, तो इस तरीके से जो हमारा ये 12वां चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। अब लास्ट हमारा 13वां है, उसमें बहुत कम मैटर है। ठीक है, लेकिन जो की चीज़ें हैं उनको देख लेते हैं। यह है मौसम संबंधी उपकरण। इसमें देखिए तापमान मापने की इकाई क्या होती है? डिग्री सेल्सियस। इसे डिग्री सेल्सियस इस रूप में व्यक्त करते हैं किया जाता है। सेल्सियस पैमाने पर जल 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ में बदलता है तथा 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल जाता है। ठीक ठीक, आगे देखते हैं। ये देखिए वहाँ वर्षा मापक यंत्र रेन गेज था। वर्षा को मापने वाला यंत्र है, उसका नाम क्या होता है? रेन गेज या वर्षा मापक यंत्र। ठीक, ये तो नाम से ही समझ में आ रहा होगा, वर्षा मापक। ठीक, तो इस तरीके से इसमें सिर्फ 2 ही चीज़ें ये बताने वाली थी, तो ये आपको जानकारी दे दी गई। और इस तरीके से हमारा 7th क्लास की जो ज्योग्राफी है, भूगोल है, वो भी कंप्लीट हो गई है। अगर आप लोग कहेंगे तो इसके मतलब पूरी 7th क्लास की भूगोल में जितने MCQ क्वेश्चंस हैं वो आपको एक ही वीडियो में करवा दिए जाएंगे। ठीक है, अगर आप लोग कमेंट करेंगे। ठीक, तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।